हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं बहुत दिनों के बाद अपने ब्लॉग में वापस आई हूँ। जैसे कि पिछले ब्लॉग में आपको मैं बताई थी कि मैं बहुत परेशान हूँ, मतलब हूँ नहीं थी। तो दोस्तों, ज़िंदगी में ना बहुत सारी परेशानियाँ आ जाती हैं, लेकिन उसको हम लोगों को समझदारी से सॉर्ट आउट करना चाहिए। और मैं आपको ये भी बता रही हूँ, घबराना नहीं चाहिए। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। हम लोग छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से हम लोगों को बाद में बहुत सारा लंबा प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है और उसका हल निकालना पड़ता है। दोस्तों, मेरा एक सपना था घर बनाने का। और मैं चाहती थी कि मैं जहाँ सर्विस करती हूँ वहाँ पे मतलब कुछ दूरी में मेरा घर बन जाना चाहिए। और मैं कॉलोनी में रहना पसंद नहीं करती हूँ, बहुत छोटे छोटे क्वार्टर होते हैं। तो मेरी एक आंटी थी, वो बोली कि बेटा कभी ना रहन सहन के लिए समझौता मत करना। अगर तुम छोटे से जगह में रहना चाहोगे ना तो तुम जैसे सोचोगे वैसे ही छोटी सी जगह में पूरी ज़िंदगी काट लोगे। लेकिन हमेशा आपको ऊपर सोचना चाहिए कि मैं बहुत ठटके से रहूं, चाहे मैं कुछ भी करूं, नौकरी जो भी कर, छोटी सी नौकरी क्यों ना करूं, ठटके से रहूं। तो अपने विचारों को ऊंचा उठाइए, ऐसे ही मेरी एक आंटी बोलती थी। तो वो उनका मेरा दिमाग में हमेशा उनका पॉजिटिविटी हमेशा रहता था। वो सक्सेस का मूल मंत्र भी है। तो दोस्तों, मैंने एक सपना देखा था कि मेरा एक घर होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताई कि घर ड्यूटी से थोड़ा सा, जहाँ भी मैं ड्यूटी करती हूँ उससे थोड़ा सा आसपास मेरा घर होना चाहिए। और ठीक वैसे ही मैंने उस घर के लिए काम करना शुरू कर दिया दोस्तों। और मुझे एक अच्छा जगह भी मिल गया और मैं घर भी बना ली। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ ट्विस्ट, कि घर तो मैंने बना लिया, बहुत भरोसे से बना लिया। और धीरे धीरे उसका जो ना ज़मीन का जो रजिस्ट्री है ना दोस्तों, वो नहीं हुआ था। उसका जो एक पट्टा होता है दोस्तों, पट्टा 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है 30 साली पट्टा बोलते हैं, जो कि नगर पालिका के जो नजुल शाखा से मिलता है, 30 साल का आवंटित करते हैं। और एक रजिस्ट्री पट्टा होता है, रजिस्ट्री ज़मीन बोलते हैं जिसको, जिसका वैल्यू बहुत रहता है ना, रजिस्ट्री ज़मीन। और एक होता है, एक सरकार जो है ना आवंटित करता है ये ज़मीन किसी को रहने के लिए। तो जो मैं बनाई थी दोस्तों, वैसे ही सरकार जो आवंटित करता है, वैसे ही उसी जगह पे मैंने खरीद लिया था। और ये पता करके खरीदा था कि इसका पट्टा बनेगा। हाँ बनेगा, इसका प्रोसेस बहुत लंबा है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना कर लूँ, ये प्रोसेस करा लूँगी, जगह तो मेरे पसंद का है। तो धीरे धीरे दोस्तों कि मैं फिर हुआ ये कि मैंने जगह खरीद लिया, पट्टा मेरे नाम से नहीं बना था। तो जगह को खरीद के मैं आराम से सुकून से थी कि मैं कभी भी पट्टा बनवा लूँगी। तो एक दिन ऐसा होता है दोस्तों, मेरे जीवन में भूचाल आता है कि अचानक मैंने पैसे दे दिए थे सामने वाले को। तो वो जगह का उस पट्टा को बनाने के लिए ना दोस्तों एक प्रोसेस होता है। आपको तहसील ऑफिस में आवेदन लगाना पड़ता है। फिर वो पट्टा जो है एसडीएम वेरिफिकेशन हो के उस जगह का एसडीएम जाएगा, एसडीएम से वेरिफिकेशन हो के कलेक्ट्रेट ऑफिस जाएगा, कलेक्ट्रेट से वेरिफिकेशन हो के फिर कलेक्ट्रेट के साइन होता है, तब अनुमति मिलता है उस पट्टे का, जिसको बोलते हैं व्यवस्थापन। व्यवस्थापन मतलब व्यवस्था को बनाने के लिए, मतलब गरीबों को व्यवस्थापन पट्टा मिलता है। तो वो व्यवस्थापन जगह को वो बिक्री योग्य देने के लिए कलेक्टर का परमिशन लेना पड़ता है। मतलब व्यवस्थापन जो पट्टा होता है उसको कलेक्टर के महोदय के द्वारा अनुमति लेना पड़ता है पट्टा लेने के, कि मैं इस जगह को खरीदने की इच्छुक हूँ। और सामने वाले को बहुत सारा ठोस कारण बताना पड़ता है कि किस वजह से मैं ये जो पट्टा घर जगह है वो बेच रहा हूँ। तो मैं सोची बहुत सरल है दोस्तों, और मैं ले ली। और मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि अचानक से मेरे जीवन में एक भूचाल आता है। जैसे मैं बोली कि अचानक से ना एक लेटर वो जो सामने वाला बंदा मेरे पास लेके आता है, बोलता है कि मैडम आपके ज़मीन का नोटिस आया है मेरे पास। तो मैं बोली कि मैं तो कोई आवेदन नहीं लगाई हूँ और कैसे नोटिस आया मेरे को। मैं भी बड़ा विचित्र हो गई। तो बोलता है कि वो जो बंदा था वो 2-3 लोगों को ऑलरेडी बेच चुका था ज़मीन, है ना, 3 लोगों को बेच चुका था। 3 लोग उस ज़मीन को दावा कर रहे थे कि मैं खरीदूँगी, मैं खरीदूँ, मैं खरीदूँ। लेकिन इसमें बात ये आता है कि वो जिससे भी वो मतलब बेचा था, किसी से कोई एग्रीमेंट नहीं किया था। और मैं एग्रीमेंट कराई थी, जो कि अपन स्टैम्प पेपर 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट करते हैं ना, तो वैसे कराई थी। तो दोस्तों ये हुआ ये
कि वो जो सामने वाला एक बंदा था वो कलेक्ट्रेट में जिसको ये 10-20 हज़ार रुपया जो भी इसको अनुबंध करके वो नोटिस मतलब अपना प्रक्रिया शुरू कर दिया था एक बंदा उसमें। फिर मैं तो पूरा पैसा दे दी थी, बहुत सारे लाखों में फंसा दी थी। फिर मैं गई दोस्तों अब कलेक्ट्रेट में उस बंदे से बात करके उसको कैंसिल कराई दोस्तों, कि वो बोला कि नहीं मैं लफड़ा ज़मीन को नहीं लूँगा। फिर उसने समझौता करके कैंसिल किया, अपना आवेदन वापस लिया दोस्तों, निरस्त किया। फिर उसके बाद मेरा जो है वो जो बंदा है सामने वाला वो जो ज़मीन बेचा था उसने एक्सेप्ट किया कि मैं इनको नहीं देना चाहता हूँ, इनको देना चाहता हूँ ज़मीन, जैसे कि मेरे को है ना अच्छा व्यवहार था तो देना चाहता हूँ बोला। तो दोस्तों मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 4 साल तक के ये सीढ़ी दर जाते जाते दोस्तों मैं थक चुकी थी दोस्तों, मैं थक चुकी थी कि कब ये पट्टा बनेगा। लास्ट में ना बैंक वाला बोलता है कि मैडम आप मैंने घर भी बना लिया उसके ऊपर, इतना भरोसे से घर भी बना लिया। लास्ट में बैंक वाला बोलता है मैडम आप जो 20-22 लाख रुपया फंसाए हो वो आपका नहीं है, वो घर भी उन्हीं का है जिसका ज़मीन है, वो मलबा भी उन्हीं का होगा। तो मैं ना बहुत दुखी हो गई थी दोस्तों, और इसलिए ना बीच में ब्लॉग बनाना छोड़ दी थी, ब्लॉग भी बनाना छोड़ दी थी और पीछे पड़ गए थे उस काम के पीछे। लेकिन वो सामने वाला जो बंदा जो मेरे को बेचा था दोस्तों वो बहुत ईमानदार और अच्छा व्यक्ति था। उसने मेरा पूरा जितने भी बार मैं गई दोस्तों उसने मेरा साथ दिया दोस्तों, और भगवान का शुक्रिया अदा करूँगी, उस बंदे का शुक्रिया अदा करूँगी, साथ दिया दोस्तों। और उसने इस काम में मेरे को पट्टा दिलाने में पूरा हेल्प किया दोस्तों, जहाँ दस्तखत करना था कुछ भी करना था वो करते गया। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ दोस्तों कि जब भी आप कोई ज़मीन लेते हो या कुछ भी लेते हो तो आप लोग ना बहुत जांच परख के लीजिएगा। इस टाइप के ज़मीन में तो हाथ मत लगाइएगा। जैसे कि मैंने लगाया था व्यवस्थापन पट्टा हो गया, 20 साली पट्टा हो गया, ये मतलब नाजुल ज़मीन हो गया, सारी चीज़ों में हाथ मत लगाइएगा दोस्तों। पैसा बहुत अनमोल होता है, हम लोग बहुत मेहनत से कमाते हैं और वो डूबने के लिए नहीं होता है। आप ना भले किराए पे रहना पसंद करिएगा लेकिन जब भी लीजिएगा और जांच परख के सबसे पहले तो आधार कार्ड में पट्टा से नाम मिलता है, उस पट्टे में उसका आधार कार्ड बराबर है नाम, उसके पिता का नाम, उसका जो क्या बोलते हैं पता, वो पहले चेक कीजिएगा। पटवारी से वो उसे ज़मीन में कितना हिस्सा है वो चेक कीजिएगा, क्या ज़मीन उसी का है चेक कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद कि इसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है कि नहीं ऐसा चेक कीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पट्टे ऐसे होते हैं कि 30% ही बेचने का होता है, मतलब 30% ही बेच सकता है, बाकी को नहीं बेच सकता। ऑलरेडी पहले से 30% बेच दिया होता है। आप सोचोगे कि पट्टा बना, ये तो पट्टा वाला है, मैं ले लेता हूँ, पैसा दे देता हूँ। वह रजिस्ट्री कराने जाओगे तो आपका रजिस्ट्री नहीं होगा, क्योंकि तब तक वो बंदा अपना पैसा उड़ा दिया होगा, आपका पैसा जो है उड़ा दिया होगा। तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ बहुत ही मतलब केयरफुली लीजिएगा दोस्तों। मैं जो अभी झेली हूँ जो प्रेशर, मानसिक प्रेशर, वो आपके साथ नहीं होना चाहिए। मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं आप लोग, तो मैं आपको दिल से मतलब निवेदन करती हूँ कि कभी दोबारा ऐसे गलती मत कीजिए। जब भी प्रॉपर्टी लीजिएगा सही तरीके से लीजिएगा और जांच परख के लीजिएगा, और हमेशा रजिस्ट्री ज़मीन ही लीजिएगा। और अगर बिल्डर भी देता है तो पूरा चेक करके लीजिएगा। और दूसरी बात, ऑनलाइन हमेशा करा लीजिएगा। ऑनलाइन आपका नाम आ रहा है कि नहीं, ज़मीन पे आपका जिस ज़मीन को आप खरीदे हो कि ऑनलाइन वो दिखा रहा है कि नहीं, ये भी चेक कर लीजिएगा दोस्तों। कभी कभी हम ऑफलाइन हमारा पट्टा रहता है, ऑनलाइन में दूसरे का नाम रहता है। तो ये सारी चीज़ें मैं झेल चुकी हूँ, इसलिए मैं अपने दोस्तों को मैं बताना चाहती हूँ दोस्तों कि आप लोगों के साथ ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो रखती हूँ दोस्तों, अगले ब्लॉग में फिर मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।